KP classes dedicated to excellence. हाय एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज की क्लास में हम आपका क्लैट एग्ज़ाम को लेकर के, जैसे आपको पता है इस एग्ज़ाम में अब केवल हमारे पास 5 मंथ्स का टाइम है। तो इस लिमिटेड टाइम में आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं, आप किस तरीके की तैयारी कर सकते हैं जिससे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो पूरा कंप्लीट रोड मैप हम समझने वाले हैं। अब देखो, इस रोड मैप में मैं आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें इस एग्ज़ाम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का एग्ज़ाम है और ये आपसे किस तरीके की तैयारी की डिमांड करता है, ये सारी चीज़ें हम ये वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें समझना होता है एग्ज़ाम के पैटर्न को। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है कि उन्हें इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन एक्चुअल में उनको नहीं पता होता। अब देखो, मैंने ऐसा क्यों बोला। अब जैसे ही मैं पैटर्न की बात करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये जो एग्ज़ाम है ना, 2 घंटे का एग्ज़ाम है और 120 क्वेश्चन है। लेकिन ये तो आपको पता है कि ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 120 क्वेश्चन है, लेकिन इससे हमें सीखना क्या है, इससे हमें तैयारी में क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है। अब इसको समझने के लिए मैं एक बोर्ड एग्ज़ाम का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम जब आपने दिया होगा, 10th का जब आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा, या जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उन्होंने 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा, तो जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के मतलब आप एग्ज़ाम देते हो, उसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? उसमें आपको 30 क्वेश्चन, मतलब अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो बोर्ड्स होते हैं उनमें अराउंड 30 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आपके पास कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और इन 30 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास टाइम कितना होता है? आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। मतलब क्या हुआ, आपको 3 घंटे में 30 क्वेश्चन करने होते हैं इन बोर्ड एग्जाम। 3 घंटे में 30 क्वेश्चन करने होते हैं बोर्ड एग्जाम में। मतलब 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने होते होंगे बोर्ड एग्जाम में? 1 घंटे में हमें केवल और केवल 10 क्वेश्चंस के साथ डील करना होता है। लेकिन जैसे ही आप क्लैट एग्जाम की बात करते हो, यहां पर आपके पास 2 घंटे का जो टाइम है, इसमें सोचो आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। मतलब यहां पर आपको 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करने थे, यहां आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने। मतलब आपको अपनी स्पीड को 6 टाइम्स इंक्रीज करना होगा। सिलेक्शन के लिए नहीं, 6 टाइम जब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी तो आप अपना पेपर टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। आप सोचिए, ये पेपर कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम से अपनी स्पीड को 6 टाइम बढ़ाना है। अब देखो, ये कोई रेस तो है नहीं कि जिसमें भागने लग जाएंगे, तुम तेज भागेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। अब टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चन 120 है, तो अब उसमें स्पीड कैसे आएगी? स्पीड लाने का तरीका ये थोड़ी होगा कि स्पीड से करने लग जाएंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको पढ़ने के तरीके जो होते हैं, आपके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये टाइम मैनेजमेंट में। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, एक स्टूडेंट होगा किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा फॉर्मूला मेथड यूज करके पूरा 1 पेज का सॉल्व करा और उसको क्वेश्चन करने में 3 मिनट लग गए। और कोई एक स्टूडेंट होगा, उसने माइंड में ऐसे ऐसे करा कैलकुलेशन और उसका 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हु इज गोइंग टू विन दिस रेस। यहां पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना मायने नहीं रखता, यहां पर आपका पढ़ने का क्या मेथड है वो मायने रखता है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, जो हो गया पैटर्न। अब देखो, सिलेबस की बात करते हैं, ये हम सबको पता होती है कि यहाँ पे टोटल आपको 5 सब्जेक्ट्स करने हैं, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट हो जाता है लीगल रीजनिंग का। उसके बाद अगर मैं रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की इसमें बात करता हूं, तो इसमें आपका जीके एंड करंट अफेयर आ जाता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स आपके रह जाते हैं, वो आपका इंग्लिश, और उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद इसमें आपका जो लास्ट एक सब्जेक्ट होता है वो आपका मैथ हो जाता है। मैथ, या जिसको हम बोलते हैं इसमें क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आपको ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस एग्जाम के लिए तैयार करने होते हैं। ये भी सबको पता है यार, ये एग्जाम में तैयार करना है। लेकिन क्या आपको ये पता है इन सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? लीगल का मतलब क्या समझते लोग कि यार टॉर्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फैमिली लॉ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी लॉ पढ़ेंगे और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन देख तो लो, आंखें तो खोल के देख लो, क्वेश्चन किस तरह का आता है, क्या तैयारी करनी है। ये गलतियां होती हैं जो बहुत कॉमन होती है, जो हम स्टूडेंट लाइफ में करते हैं। हमें क्या लगता है कि हम कुछ भी रैंडम पढ़ते रहेंगे, लीगल मतलब लॉ पढ़ते रहेंगे और हो जाएगा। नहीं,
आप जब तक पैसेजेस सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज, लीगल में क्या पढ़ना है, जीके करंट अफेयर में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, हमें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी बात करेंगे। अब जैसे मैं लीगल और जीके करंट अफेयर की बात करता हूँ और ये तीनों सब्जेक्ट की बात करता हूँ, अब हम वेटेज समझते हैं, इन सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है। अब जैसे मैं लीगल और जीके करंट अफेयर ये दो सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो ये दोनों सब्जेक्ट का वेटेज हमारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 50% का होता है। 50% मतलब लीगल और जीके करंट अफेयर ये दोनों सब्जेक्ट मिला करके हमारे एग्जाम में 50% का वेटेज होल्ड करते हैं। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट से हमारे एग्जाम में ऑन एन एवरेज 60 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग 50% का वेटेज है वो किसको दिया गया, जो रिमेनिंग 50% का वेटेज है वो आपका इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके जो वेटेज है वो आपका 50% का है। मतलब यहां से हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, यहां से हमारे एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख करके आपको समझ आएगा कि हमारे एग्जाम में, हमारे क्लैट एग्जाम में लीगल और जीके करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश, लॉजिकल और उसके बाद आपका क्यूए, इनका वेटेज रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू जीके करंट अफेयर एंड लीगल, ठीक है। ये तो हो गई बात ओवरऑल वेटेज की, कि अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम का 50% पार्ट तो केवल ये दो सब्जेक्ट है, ये दो 50% है। ये मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों पार्ट क्या है, 50% है, ये 50% है। चलो ये बात समझ आ गई वेटेज वाली, ये समझ आ गया सब्जेक्ट कौन से करने, ये भी समझ आ गया यार स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। मार्किंग भी, मार्किंग अच्छा रहेगी। मार्किंग हमें समझनी है भाई, यहाँ पे जो मार्किंग होती है +1 और -0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सब्जेक्ट भी समझ आ गए, वेटेज भी समझ आ गया, लेकिन अब इसके बाद ये भी तो समझना यार, तैयारी कर रहे हैं अंधों की तरह कि ये तो देख लो कितने नंबर, आपकी फिनिश लाइन कहाँ पे है, कहाँ तक भागना है, कितने नंबर लाने जहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो उसको समझने के लिए मैं आपको सेफेस्ट स्कोर बता देता हूँ। इस एग्जाम में अगर आप चाहते हो आपका 100% आपको एनएलयू अलॉट होना चाहिए, तो आपका टारगेट होना चाहिए 85। अगर आप 85 स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 120, आई एम नॉट सेइंग 85 से कम में एडमिशन ही नहीं होगा, बट 85 अगर आप स्कोर करते हो तो आपका एडमिशन इंडिया के टॉप 10 एनएलयूज में हो जाता है। जिसमें अगर मैं बात करूं टॉप 5 में आपके एनएलयू बैंगलोर इज देयर, हैदराबाद इज देयर, लखनऊ इज देयर, हाँ गुजरात इज देयर, ये सभी जो एनएलयूज हैं, जोधपुर इज इवन ऑल्सो देयर इन द लिस्ट। तो ये जो एनएलयूज हैं ये इंडिया के टॉप 5 टॉप 7 एनएलयूज में आते हैं। तो अगर आपका टारगेट है यहां मुझे एडमिशन लेना है तो आपको 85 या 85 प्लस लेके आना है। लेकिन अगर आपका टारगेट यार किसी अच्छे एनएलयू में हो जाए, ज़्यादा मेरे पास टाइम है नहीं, तो अगर आप 85 लाते हो स्टिल यू विल गेट इनटू अ टॉप एनएलयू। अब सोचो अगर आपके नंबर कम आते हैं, अगर आप 75 to 85 स्कोर करते हो आउट ऑफ 120, तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। पहली बात तो अगर आप 85 स्कोर करते हो यू विल 100% गेट इनटू एनएलयू। अगर आप 75 to 85 स्कोर करते हो स्टिल यू विल गेट 100% इनटू एनएलयूज। बट दैट डिपेंड्स कि आपको टॉप कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। एनएलयू 100% मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो लोअर एनएलयू भी हो सकता है। अगर आपके पास रिजर्वेशन है, कैटेगरी है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर आप 70 to 80 मतलब 70, 75, 80 इसके बीच में स्कोर करते हो तो आपको समझना ये है 70 to 75 या 80 वाला जो रेंज है इसमें आपको लोअर एनएलयूज के भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप 80 के क्लोज हैं तो हायर एनएलयूज भी मिल सकते हैं, और अगर आप 70 के क्लोज हैं तो आपको डीयू में भी एडमिशन का चांस मिलता है, आईपी में एडमिशन का चांस मिलता है, और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कोर को कंसीडर करती है जिनकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो आपको समझना ये है कि ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि यार जहाँ पे हम पढ़ते रहे रिजल्ट ही नहीं आएगा, पास होंगे या फेल होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जैसा स्कोर लेकर के आओगे उतने स्कोर के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप कितनी कंसिस्टेंट तैयारी कर सकते हो, कितनी कंसिस्टेंट तैयारी कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्या स्कोर आएगा। ठीक है, जितना स्कोर लाओगे उतने पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब ये क्या है, ये एक एवरेज है जो मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल पे, चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें +5 -5 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम। हाँ, ये तो होगी बात कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट क्या सेफ स्कोर हो गया। अब देखो उसके बाद अब हमें समझना है भाई इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ना कैसे है।
अब मैं क्योंकि शॉर्ट में सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये चीज़ बताऊंगा। जैसे अगर आप एग्जाम के पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि भाई इसको क्लियर करना है, तो सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका तरीका क्या होता है। इसके लिए हमें एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना होता है। अब देखो, स्ट्रक्चर की जब मैं आपसे बात करता हूँ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा, आप मान लीजिए 50% स्टूडेंट ऐसा होता है जो स्ट्रक्चर देखते ही नहीं है, बस पढ़ने लगे। लॉ मतलब लीगल पढ़ लो, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, ये केस याद है, नेग्लिजेंस पता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी पता है। ये सब जानने से पहले ये तो समझ लो क्वेश्चन कैसा आएगा। सब पढ़ के जाओगे वहां कुछ नहीं दिखेगा। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं पूरे एग्जाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा। पहला सब्जेक्ट आपका लीगल रीजनिंग होता है, दूसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होता है, और तीसरा सब्जेक्ट आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है। अब लॉजिकल रीजनिंग 2 तरह की एग्जाम में आती है, दोनों की बात करेंगे। लीगल रीजनिंग में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाता है, इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाता है। लॉजिकल में अभी तक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जा रहा था, इस साल से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आता है और एनालिटिकल रीजनिंग भी आती है, तो उसको मैं सेकेंड पार्ट में कवर करूंगा। पहले पार्ट में हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग। आपका पूरा पैसेज बेस्ड है, मतलब पैसेज में आपको लॉ पे बेस्ड पैसेजेस दे रखे होंगे, तो पैसेज प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि हमें वो सारे लॉज नहीं पढ़ने, वो सब पढ़ने हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैसेजेस आप कितने प्रैक्टिस करते हो उस पर डिपेंड करता है आपका क्या स्कोर होगा। अगर आप पैसेजेस सॉल्व कर पाते हो तो वो आपके लिए मतलब अच्छा है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते, कोई फायदा नहीं है ये सब कि केवल लॉज पढ़ लिया और चले गए एग्जाम देने। दोनों करना है। मैं नहीं कह रहा कि लॉज नहीं करने, वो नहीं करोगे तो पैसेज नहीं बनेगा, दोनों करने, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट इंग्लिश की जब मैं बात करता हूँ, ये पूरा पैसेज बेस्ड है, बिल्कुल वैसा है जैसे अनसीन पैसेज आता है 10th क्लास या 12th क्लास के बोर्ड्स में, तो अनसीन पैसेज जैसा है। What is the central idea of the passage? What can be inferred from the passage? What argument supports author's argument? What argument opposes author's argument? These are the type of question that are being repeated in the English section. उसके बाद ये तीसरा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग। अब जब मैं आपसे लॉजिकल रीजनिंग की बात करता हूँ, मैंने बताया ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक क्वेश्चन तो इस बार पैसेज बेस्ड आया, बिल्कुल इंग्लिश जैसा होता है, पैसेज पढ़ा, आंसर निकालना है। तो अगर आप देखो इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट, इसका एक क्वेश्चन मिला लो, पूरा क्या है, पैसेज पढ़ना है, आंसर निकालना है, पैसेज पढ़ना, आंसर निकालना है, आंसर इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, आपको पढ़ के आंसर निकालना है। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इसमें आपको मैथ करनी है, इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग करनी है दूसरी वाली, और उसके बाद आपका इसमें एक तीसरा सब्जेक्ट आता है जीके एंड करंट अफेयर। अब देखो, हम इतने पागल होते हैं कई बारी, जैसे ही हमें दिखता है यार मैथ करनी है हमें इस एग्जाम के लिए, हम भागने लग जाते हैं मैथ को लेकर के कि हाँ ठीक है, मैं मैथ की तैयारी करनी है, मैथ को लेकर के हाँ मैथ परम्यूटेशन कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया, प्रोबेबिलिटी कर ली, मैथ कंप्लीट हो गई। अरे देख तो लेते करना क्या है मैथ में, ये सब करना ही नहीं होता। अगर मैं मैथ की बात करूं, अगर मैं क्यूए की बात करूं, इससे हमारे क्लैट एग्जाम में केवल और केवल 12 क्वेश्चन आते हैं, और ये 12 क्वेश्चन पूरा केवल एक चैप्टर से आता है, दैट इज डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे बाहर क्लैट 2019 से लेकर के अब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो आप अगर मैथ से आपको डर लगता है कि यार मैथ कैसे करेंगे, तो आपको समझना ये है केवल एक चैप्टर आपको करना है डीआई, ये क्लैट एग्जाम के लिए। बाकी अदर एग्जाम्स में आता है, एलिट में 0, मैथ का कोई वेटेज नहीं है, लेकिन इसमें 12 क्वेश्चन आते हैं, केवल डीआई पे आते हैं। तो मैथ ये देख के मत करना कि हाँ सब कुछ कर लिया उसमें, कि करे जा रहे नंबर सिस्टम, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आता ही नहीं है, ये करना है, डीआई करना है। अब लॉजिकल रीजनिंग, अब देखो ये वाली जो लॉजिकल रीजनिंग है, ये दूसरी वाली, इसका तो एक पैसेज आ गया। दूसरा जो लॉजिकल रीजनिंग, इससे एग्जाम में 18, 20 या 22 इतने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, संभावना होती है। तो अब अगर आप चाहते हो कि इनको बहुत अच्छे से स्कोर करा जाए, इन नंबर को बहुत अच्छे से सिक्योर करा जाए, तो यहां पे ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें आपको डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीक्वेंस सीरीज, ऑर्डर, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर, पजल्स, ये सारे चैप्टर आपको करने होते हैं। अब ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इनके करने के बड़े सारे मेथड्स होते हैं अलग अलग। आपको डिसाइड करना है व्हाट इज द बेस्ट मेथड, व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक पैसेज 5 क्वेश्चन उसके, ये करने में अगर आपको 5 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है, वो मेथड हमें नहीं करना है।
आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज पेपर ही नहीं कंप्लीट होगा। आपको वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला। तो मैथ में केवल एक चैप्टर करना है, ये लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें आपको इतने क्वेश्चन आते हैं। क्लैट में भी यही रीजनिंग आती है, एलिट में इस रीजनिंग के 70 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये रीजनिंग सेम आपकी जामिया में आती है, ये सेम रीजनिंग आपकी CUET में आती है, ये सेम रीजनिंग आपकी MHCET में आती है। तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रिपेयरिंग दिस लॉजिकल रीजनिंग? तो ये हमें करनी ही करनी है। उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर है, ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत वाइड होता है, इसमें हमें एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी पड़ती है कि हमें आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड करंट अफेयर करने हैं, पॉलिटी गवर्नेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया। ये सारे करंट अफेयर हम करके जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर हम सारे क्वेश्चन टारगेट नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे एग्जाम में जीके करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा टारगेट ये होता है अगर हम इसमें 25 या 22 क्वेश्चन करेक्ट कर पाते, दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करना है। तो हमें ज़्यादा टारगेट है, अगर आता है तो छोड़ के नहीं आना, दैट इज अ कॉमन सेंस। तो ये इस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है। लीगल में आपको सारे पैसेजेस को करना प्लस, मतलब सारे लॉस को पढ़ना प्लस पैसेजेस करना इज मैंडेटरी, इज कंपलसरी। तभी आप इसमें टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, तभी आप ये सारी चीजें समझ पाते हो। ये वाली लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको पैसेजेस करने हैं, ये वाली लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसके लिए अब कोई और टाइम नहीं आएगा। 5 महीने तो लगते ही लगते हैं अगर आप बिगिनर हैं, इससे कम में ये नहीं हो सकता। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। लास्ट में बस मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं आप सभी को, ये जो 5 साल है, ये जो 5 महीने का टाइम है, अभी जो आने वाला 5 महीने का टाइम है, ये आपकी लाइफ के 5 साल डिसाइड करने वाला है। आप कौन से कॉलेज में रहोगे, किस यूनिवर्सिटी में आप लॉ करोगे, आपके प्रोफेसर्स कैसे होंगे, आपके क्लासमेट्स कैसे होंगे, किस तरीके की इंटर्नशिप आप करेंगे, किस तरीके की प्लेसमेंट आप लेंगे, ये सब कुछ ये 5 महीने में डिसाइड होने वाला है। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करनी है। I wish you all the very best for this CLAT journey. Thank you so much for watching this video. KP Classes. Dedicated to excellence.